नमस्कार, राधे राधे। काफी दिनों से हमारी क्लासें नहीं आ रही थी, तो समस्या थी, उसी कारण नहीं आ रही थी। आज से हमारी क्लासें वापस कंटिन्यूस हो जाएगी। आपको हिमांशु सर जो कि क्लास 11 की जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो भी कंटिन्यू हो जाएगा, और मैं जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि एरिया वेक्टर क्या है, इसके बारे में हमने देखा था। ओपन सरफेस के लिए हमने देखा था एरिया वेक्टर कैसे होता है, क्लोज सरफेस के लिए हमने देखा एरिया वेक्टर कैसा होता है। तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की दोनों डायरेक्शन करेक्ट होती है, जबकि क्लोज सरफेस के लिए सिर्फ कौन सा होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। कौन सा होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अगर ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये वाला जो सरफेस एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। इसका किधर होगा, इसका भी नॉर्मली आउटवर्ड अपवर्ड होगा। इसका भी नॉर्मली कैसा होगा, नीचे की तरफ। इसका नॉर्मली कैसा होगा, इस डायरेक्शन में। मतलब एरिया वेक्टर की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, किसमें, क्लोज्ड सरफेस या 3D सरफेस में। ओपन सरफेस में दोनों डायरेक्शन होती है। जैसे कि मान लो ये ओपन सरफेस है, ये एक ओपन सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर ये वाला भी होगा, और इसका एरिया वेक्टर हम ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। अगर ये वाला लेंगे तो जैसे कि हमने लिया आई कैप प्लस लिया, तो ये वाला लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस आई कैप लेंगे, बराबर। तो लास्ट क्लास में हमने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक कौन सा है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम बेसिकली समझेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एरिया है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से नॉर्मली पास करेगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 6, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से, इस सरफेस एरिया से या इस सरफेस से नॉर्मली पास करेगी, उन्हीं फील्ड लाइंस के ग्रुप को या फील्ड लाइंस को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि हमारे घर की विंडो है, विंडो मान लो बंद है। तो अगर विंडो बंद है तो मुझे बताओ कि बाहर से जो हवा चल रही है, बाहर जो एयर फ्लक्स है वो क्या अंदर आ पाएगा, नहीं। तो हम कहेंगे कि उस विंडो के साथ जो लिंकेज फ्लक्स है, एयर फ्लक्स है, वो कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। अब मान लो कि हमने विंडो खोली, तो अगर हमने थोड़ी सी विंडो खोली तो कम एयर फ्लक्स अंदर आएगा, ठीक है। अगर हमने विंडो ज्यादा खोली तो ज्यादा एयर फ्लक्स अंदर आएगा। आई बात समझ में। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जितनी भी फील्ड लाइंस किसी एरिया से नॉर्मली पास करेगी, वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है, और आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। तो जैसे कि मान लो ये एक एरिया है, ठीक है। ये एरिया हमने मान लिया, सरफेस एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया है हमारा S। कितना सरफेस एरिया, S। तो मुझे बताओ इस सरफेस एरिया से नॉर्मली कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, नॉर्मली कितनी फील्ड लाइंस हमारे यहाँ से पास कर रही है। तो देखो इसका एरिया कितना है, S। यहाँ पर देखो ये फील्ड लाइंस बाहर से जा रही है, ये फील्ड लाइंस जस्ट टच करके जा रही है, इस सरफेस के अंदर से नॉर्मली पास नहीं कर रही है। तो कितनी फील्ड लाइंस कर रही है, 1 2 एंड 3, ये तीनों फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से नॉर्मली पास कर रही है। तो हम कहेंगे इस सरफेस के साथ जो लिंक कर रहा है, या इस सरफेस से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कितना है, 3। तो जितने भी फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से नॉर्मली पास करेगी, वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो जैसे कि डेफिनेशन लिखी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। मतलब किसी भी एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है, या इलेक्ट्रिक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो नॉर्मली पास कर रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए हम लिखते हैं फाई ई, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो हम क्या लिखेंगे, फाई बी लिखेंगे, बराबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, दोनों के लिए सेम चीज है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से पास कर रही है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मान लो एयर किसी सरफेस एरिया से नॉर्मली पास कर रही है तो हम कहेंगे एयर फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से नॉर्मली पास कर रही है, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो देखो एक सिंपल जनरल जो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट किताबों में, वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ
सरफेस एरिया, मतलब इस सरफेस एरिया का सरफेस एरिया, तो प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट सरफेस। मतलब हम फ्लक्स को, अगर हमें फ्लक्स का फॉर्मूला बनाना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, फाई ई इज इक्वल टू, देखो इस सरफेस से जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और सरफेस एरिया मल्टीप्लाई सरफेस एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई सरफेस एरिया क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, किसका बन गया, फ्लक्स का। पर फ्लक्स का ये कौन सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। अब हम फ्लक्स को डिटेल से समझते हैं, फ्लक्स क्या है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हमने सरफेस एरिया लिया, क्या लिया, सरफेस एरिया। ये एक सरफेस है, क्या है, ये एक सरफेस, और इस सरफेस का एरिया कितना है, इसका एरिया है ए। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, एरिया को कांस्टेंट रखा। एरिया को क्या रखा है हमने, कांस्टेंट। ई को हम क्या कर रहे हैं, चेंज। ई को क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो देखो एरिया कितना है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ अभी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से नॉर्मली पास कर रही है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस सरफेस से नॉर्मली पास कर रही है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट टच करके बाहर निकल रही है, और ये वाली फील्ड लाइंस भी जस्ट टच करके बाहर निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, ई। अब मुझे बताओ इस ए एरिया से, कितने एरिया से, ए एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है, 2। आई बात समझ में। यहां पर अभी इस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। तो E1 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E1 है, और इसका एरिया कितना है, एरिया कितना है, ए है। तो इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, या इस सरफेस के साथ या इस एरिया के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, 2, क्योंकि दो फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्मली पास कर रही है। बराबर, यहां तक समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा फाई E1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी के अंदर सेकंड कंडीशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज करेंगे, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके कितना कर देंगे, E2 कर देंगे। अब इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाएंगे, तो हम जानते हैं कि अगर कहीं पर भी फील्ड लाइंस की डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है, फील्ड लाइंस पास है, तो वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी। और कहीं पर भी फील्ड की डेंसिटी कम है, यानी फील्ड लाइंस कैसी है, दूर है, तो वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, कम। तो देखो अभी फील्ड लाइंस कैसी है, दूर है, तो फील्ड की इंटेंसिटी कैसी है, कम है। अब अगर मेरे को यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फील्ड लाइंस को पास में करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और फील्ड लाइंस बना दी, यहाँ पर एक और फील्ड लाइंस बना दी मैंने। अब मुझे बताओ कि इंटेंसिटी को मैंने बढ़ा दिया, कैसे बढ़ाया मैंने इंटेंसिटी को, तो इंटेंसिटी को मैंने बढ़ाया यहाँ पर फील्ड लाइंस को पास में करके, फील्ड लाइंस को पास में करके यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 से मैंने कितना कर दिया, E2। अब मुझे बताओ इस एरिया तो वही है, एरिया तो हमने नहीं बदला, एरिया क्या रखा हमने, कांस्टेंट रखा है। तो मुझे बताओ यहाँ पर अब इस एरिया से लिंक करने वाला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो कितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है, कितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है, 1 2 3 4 और 5, 5 फील्ड लाइंस क्या कर रही है, इस सरफेस एरिया से नॉर्मली पास कर रही है। तो मुझे बताओ फाई E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कितना हो गया 5। तो यहां पर हमने एक चीज नोटिस करी, क्या नोटिस करा हमने, कि अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप इंक्रीज करोगे तो उस सरफेस एरिया से लिंक करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि फाई E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के।
कि अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो किसी सरफेस एरिया से लिंक करने वाला या सरफेस एरिया से नॉर्मली पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिली, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट स्टेप में हमने करा, एरिया को कांस्टेंट करा, इंटेंसिटी को चेंज करा, तो फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ई के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ई के, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब एरिया कैसा हो, कांस्टेंट हो। अगला स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड के अंदर देखो, स्टेप सेकंड के अंदर हमने क्या करा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखा हमने, कांस्टेंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या रखा, कांस्टेंट। किसको चेंज करेंगे, एरिया को। किसको चेंज करेंगे, एरिया को। तो एरिया को चेंज करेंगे, इंटेंसिटी को हमने क्या रखा, कांस्टेंट। तो जैसे कि मान लो ये हमारा एरिया बराबर, कुछ फील्ड लाइंस जा रही है यहां से, ये एक फील्ड लाइन जा रही है, ये फील्ड लाइंस। फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, ई। और ई इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक एरिया रखा है, और ये जो एरिया है वो कौन सा है, हमारा A1 एरिया बराबर। तो A1 एरिया से, कौन से एरिया से, A1 एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है फाई E1, वो कितना कर रहा है, तो फाई E1 कितना है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है, 1 2 3 एंड 4, तो फ्लक्स कितना है, 4 बराबर। अब हमने क्या कर दिया, एरिया को चेंज कर दिया, एरिया को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बढ़ा दिया एरिया। अब मुझे बताओ, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो इस एरिया के साथ लिंक करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अब ये जो फ्लक्स है, ये वाला जो एरिया है वो एरिया कौन सा है, हमारा A2 एरिया। A2 एरिया। तो मुझे बताओ, जब एरिया A1 था तब कितना फ्लक्स लिंक कर रहा था, 4। कितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही थी, 4। अब जब एरिया को हमने बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया मतलब A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1, तब क्या होगा, देखो ये वाली फील्ड लाइंस भी नॉर्मली पास करिए, ये भी 2 3 4 5 और 6, कितनी होगी, 6 होगी। मतलब फ्लक्स जो है फाई E2 वो कितना हो जाएगा, 6। तो जब एरिया कितना था, एरिया कितना था, A1 था, तब फ्लक्स कितना था, 4। और जब A2 एरिया हो गया तब फ्लक्स क्या हो गया, तो फ्लक्स बढ़ गया। मतलब यहां से हमें यह समझ में आता है कि जो फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। और इसका एग्जांपल देखो, कि जैसे कि मान लो घर का विंडो बंद है, विंडो बंद है, बाहर जो एयर चल रही है वो अंदर आएगी क्या, नहीं आएगी, फ्लक्स कितना, 0। विंडो को थोड़ा सा मैंने खोला, थोड़ी सी एयर अंदर आएगी, पर अगर विंडो को मैं ज्यादा खोलूंगा तो ज्यादा एयर अंदर आएगी। तो अगर विंडो कम खुला हुआ है, मतलब जो इस विंडो के साथ लिंक करने वाला या उस विंडो से पास करने वाला जो एयर फ्लक्स है वो कम है, पर जब विंडो का एरिया जो ओपन एरिया अगर वो मैं बढ़ा दूंगा तो एयर फ्लक्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए यहां से हमें क्या समझ में आता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक एरिया के। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। 1 कौन सी है, तो 1 कौन सी थी हमारी, तो इक्वेशन 1 थी फाई ई इज इक्वल टू कितना, फाई ई प्रोपोर्शनल ई। और जो इक्वेशन सेकंड है हमारी वो क्या आ गई, फाई ई प्रोपोर्शनल ए बराबर। जब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो क्या मिला, फाई ई प्रोपोर्शनल क्या मिला, ई ए, क्या मिला, फाई ई प्रोपोर्शनल ई ए। प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या लगेगा, कांस्टेंट, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या लगा, के ई ए। और जब फिजिक्स में कोई नई क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो नई क्वांटिटी को इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो के कांस्टेंट को हम क्या मान सकते हैं, 1। तो के को अगर हमने 1 मान लिया तो फाई ई इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ई इंटू ए। ये आ गया फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में लिखा था, ये वाला फॉर्मूला।
आई बात समझ में? तो फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। और फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया, जो सरफेस एरिया गिवन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस एरिया रखा हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बराबर। अब देखो यहां तो हमने बात करी, अभी तक हमने जो फ्लक्स के बारे में बात करी वो क्या बात करी कि फ्लक्स क्या होता है। जनरल हम फ्लक्स के बारे में क्या समझते हैं, तो जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से नॉर्मली पास करेगी उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसकी डेफिनेशन हमने क्या बनाई? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बराबर। मतलब उस सरफेस एरिया से लिंक करने वाला वो फ्लक्स कहलाएगा, बराबर। अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस से नॉर्मली नहीं है, सरफेस से नॉर्मली नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस एरिया है, बराबर। एरिया कितना है? एस। एरिया कितना मान लिया? एस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे पास कर रही है। अब मुझे बताओ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई। अब मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या इस सरफेस एरिया से नॉर्मली पास कर रही है, परपेंडिकुलर पास कर रही है? आंसर है नहीं गुरुजी, वो तो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर नॉर्मली पास नहीं कर रही, तो यहाँ पर फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने पढ़ा है ये कौन सी सरफेस है? ओपन सरफेस। कौन सी सरफेस है? ओपन सरफेस। और ओपन सरफेस के लिए हम जानते हैं एरिया। एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कौन सी होगी? तो ओपन सरफेस के लिए हमने पढ़ा है एरिया वेक्टर इसका। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? सरफेस के नॉर्मली बाहर की तरफ ये वाला, और अंदर वाला भी हो सकता, दोनों करेक्ट है। तो ये है इसका कौन सा? एरिया वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है, बराबर। अगर एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना होता? 0। मतलब ये जो फील्ड है वो इस सरफेस एरिया से नॉर्मली पास कर रही है, पर यहां पर दोनों के बीच में क्या है? एंगल है। इस कंडीशन में फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो ये होगी हमारी स्टेप थर्ड। कौन सी होगी? स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में हम क्या बनाते हैं? फ्लक्स का फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो देखो यहां पर फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में क्या है? थीटा है, एंगल है। तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट होगा थीटा एंगल पर और दूसरा कंपोनेंट होगा पहले वाले कंपोनेंट के नॉर्मली। तो मुझे बताओ ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ई का। तो हो जाएगा ई का ई कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस पहले वाले कंपोनेंट की कौन सा होगा? ई साइन थीटा। अब देखो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? ई इंटू एस। ये फॉर्मूला पढ़ा है, बराबर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट हम लेंगे जो इस एरिया से यानी इस सरफेस से नॉर्मली पास कर रहा है, और सरफेस से नॉर्मली कौन सा कंपोनेंट पास कर रहा है? ई साइन थीटा। क्या नहीं, ई साइन थीटा तो टच करके जा रहा है, बराबर। पर ई जो कोस थीटा है वो नॉर्मली पास कर रहा है, क्योंकि वो एरिया वेक्टर के कैसा है? अलोंग है। और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। मतलब सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई की जगह हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? ई कोस थीटा, क्योंकि ई कोस थीटा नॉर्मली पास कर रहा है, तो क्या आ गया? ई कोस थीटा, बराबर। दूसरा एस। एस सरफेस एरिया कितना? तो सरफेस एरिया कितना? एस। तो जो फ्लक्स का हमें फॉर्मूला मिला वो क्या मिला? हम क्या लिखेंगे? ई कोस थीटा को बाद में लिखेंगे, ई एस कोस थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला मिला। अब हम जानते हैं वेक्टर में हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। कोस थीटा को हटा के क्या लगा सकते हैं? तो कोस थीटा को हटा के हम लगा सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बराबर। तो ये आ गया फ्लक्स का नया फॉर्मूला। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच में कोई
एंगल हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जब एंगल होगा तो फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एरिया वेक्टर के नॉर्मली पास कर रही है तब क्या होगा, तो तब क्या होगा हमारा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस एरिया से नॉर्मली पास कर रही है तब हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ये, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जो सरफेस एरिया है उसके नॉर्मली पास कर रही है मतलब एरिया वेक्टर के अलोंग है, और एरिया वेक्टर के अलोंग है मतलब थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, और cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहां से cos 0 1 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा E इंटू एस, क्या बन जाएगा E इंटू एस। तो ये हमारा क्या आ गया फ्लक्स का फॉर्मूला, बराबर, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, फ्लक्स के बारे में, किसके बारे में देखा, फ्लक्स के बारे में। अब देखो अगर मान लो ये तो जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, रेगुलर है। अगर सरफेस एरिया इरेगुलर होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, इरेगुलर होगा, जैसे कि मान लो ये आपका एक सरफेस एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, सरफेस एरिया। अगर ये सरफेस एरिया दे रखा है, मान लो यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, तो इस प्लस क्यू चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, ऐसे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। इस कंडीशन में इस वाले एरिया से ये जो टोटल जो एरिया है वो कितना एस, इस एस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, मतलब कितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास कर रही है, टोटल इस सरफेस एरिया से एस से लिंक करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे, एक स्मॉल सरफेस एरिया, और ये जो स्मॉल सरफेस एरिया है उसको हमने कहा ds, क्योंकि स्मॉल है, बराबर। तो ये ds सरफेस एरिया हमने लिया, इसका हमने बनाया एरिया वेक्टर, ये आ गया, मान लो इसका एरिया वेक्टर आ गया, क्योंकि सरफेस के नॉर्मली होगा, तो ये आ गया इसका एरिया वेक्टर। कौन सा वेक्टर आ गया, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो मुझे बताओ इस स्मॉल एरिया से जो लिंक करने वाला फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, कितना होगा, डी फाई ई, और डी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई डी एस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो मुझे बताओ अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, इसके साथ लिंक करने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लेंगे, इस स्मॉल सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर हमने बनाया, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बना, मान लो एरिया वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है, फील्ड वेक्टर, तो ये है हमारा एरिया वेक्टर और ये है फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। एक स्मॉल सरफेस एरिया यहां पर लिया हमने, कितना ds, इसका एरिया वेक्टर देखा हमने, तो ये है इसका एरिया वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है, फील्ड वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल सरफेस एरिया कितना s, इसके छोटे छोटे सरफेस एरिया लेंगे ds, और हर ds के साथ लिंक करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, और फिर टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, सारे छोटे छोटे जो फ्लक्स है उन सबको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, टोटल फ्लक्स जो कि इस सरफेस एरिया एस से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो देखो छोटा सा फ्लक्स कितना आया, डी फाई, इसके साथ भी डी फाई, सारे डी फाई को जोड़ देंगे, जोड़ना मतलब क्या करना, इंटीग्रेट करना, और यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ये और किसका, ई डॉट ds, डॉट कैसे आया, तो cos थीटा को हटा के हमने क्या किया, डॉट, तो ये आ गया हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया, फ्लक्स का। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, सरफेस के नॉर्मल हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E × S। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ES cos थीटा। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें किसी इरेगुलर सरफेस के साथ निकालना हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds, किसका डॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों का डॉट करेंगे, और क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स के लिए सारे जो टोटल डी फाई है सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पर ये फ्लक्स के हमने फॉर्मूले देखे। अब फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, तो फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान में रखना फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
और जो फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो कौन सा है, स्केलर फॉर्म में है, इसलिए फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। अगर फ्लक्स समझ में आएगा तो आपको गॉस थ्योरम समझ में आएगी। तो फ्लक्स के बारे में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम फ्लक्स के न्यूमेरिकल लेके आएंगे, उससे फ्लक्स और हमारा क्या होगा, क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक आप फ्लक्स के बारे में इतनी सारी चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम फ्लक्स के रिलेटेड क्या लेके आएंगे, न्यूमेरिकल लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।